हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक्स में इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो लास्ट के वीडियो में हमने स्टार्ट करा था हमारा चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 आई होप आपने देख लिया होगा फर्स्ट पार्ट। एंड आज के पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, कौन सी साइंस है, पॉजिटिव साइंस है या फिर नॉर्मेटिव साइंस है। हम दोनों के आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव साइंस में क्या होता है और नॉर्मेटिव साइंस में क्या होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव में क्या होता है, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी के साथ हम कंसर्न करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव में हमेशा फैक्ट एंड फिगर्स को देखा जाता है, डेटा को देखा जाता है, डेटा के आधार पर स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है। और जो नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव बेस होती है हमारे व्हाट ओट टू बी पर, मतलब कि वैल्यू जजमेंट के ऊपर बेस होती है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डेटा नहीं देखा जाता, ठीक है। तो जो पॉजिटिव साइंस है, पॉजिटिव साइंस को डिस्कस, पॉजिटिव साइंस की फेवर में थे हमारे रॉबिन्सन फ्रीडमैन, ठीक है। तो पॉजिटिव साइंस हमें क्या बताती है, ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट एज दे हैपन, जो जैसे हुआ था उसका ही हमें डिटेल्ड ब्यौरा देती है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल याद रखना, वो कहते हैं कि ना, मान लो कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 7% है, डेटाबेस आ गई ना, तो वो हमें ये बताएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हुई है, उसके क्या इफेक्ट पड़े हैं, ये सब कुछ हमें क्या बताती है, पॉजिटिव साइंस बताती है। पर अब हमें ये नहीं बताते कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मतलब ये सजेशंस नहीं देती, बस ये एज इट इज ट्रू डिस्क्रिप्शंस बताती है, किसमें, हमें पॉजिटिव साइंस में। और जो नॉर्मेटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस के फेवर में थे मार्शल एंड पिगू। वो कहते थे कि पॉजिटिव साइंस हमें ये, नॉर्मेटिव साइंस हमें ये बताती है, नॉर्मेटिव साइंस हमारी किसके साथ डील करती है, हमारी वैल्यू जजमेंट के साथ एक तो डील करती है, ठीक है। और हमें ये बताएगी कि अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के कारण क्या है, सरकार को कौन सी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए, मतलब बट ओ टू बी के साथ कौन डील करती है, हमारी नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। अब हम पहले पॉजिटिव साइंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव साइंस के फेवर में कौन से हम पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। पहला है पॉइंट हमारा मोर लॉजिकल। अब मोर लॉजिकल का मतलब है कि वो कहते हैं ये इसलिए ज्यादा लॉजिकल है क्योंकि ये पास्ट की बातें भी करती है, प्रेजेंट की बातें भी करती है और फ्यूचर की बातें भी करती है। बीइंग बेस्ड ऑन लॉजिक, पॉजिटिव साइंस इज मोर एग्जैक्ट। इट इज बाय लॉजिक दैट द रिलेशनशिप बिटवीन कोज एंड इफेक्ट एंड कैन बी एस्टेब्लिश्ड। इसकी हेल्प से हम क्या है कि कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। मोर एफिशिएंसी, वो कहता है कि पॉजिटिव साइंस ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू हमारी नॉर्मेटिव साइंस की। वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल, in case of division of labor, a work is divided into many parts and each part is entrusted to separate work. As a result, each worker become more efficient in his work. वो कहता है कि ना, डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि जिसको जो चीज आती है ना, उसको वो काम दे दो। जैसे कि सपोज मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, अगर मेरे को कोई पोल साइंस पढ़ाने को कह दे तो मैं पोल साइंस नहीं पढ़ा सकती, क्यों, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी क्या है, इकोनॉमिक्स में। तो कहते हैं कि ना, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर होती है कि जिसको जो काम आता है उसको वो काम दे दो, जिस वजह से क्या है कि वो पर्सन ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो वो कहता है नॉर्मेटिव साइंस में भी ऐसे ही होती है, सॉरी पॉजिटिव साइंस भी ऐसी ही होती है। पॉजिटिव साइंस में क्या है कि द इकोनॉमिस्ट कंसंट्रेट ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लीव द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट टू बी लुक्ड आफ्टर द पॉलिटिशियंस एंड सोशल साइंटिस्ट। वो कहता है कि ना, इसमें हम सिर्फ वही बातों को डिस्कस करते हैं कि जो इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहे हैं, हम जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो हम किसके ऊपर छोड़ देते हैं, जो भी हमारे पॉलिटिशियन या फिर सोशल साइंटिस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोर यूनिफॉर्मिटी। मोर यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि इसमें सारा कुछ यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। जैसे कि मैंने पढ़ा कि 1947 के टाइम पे हमारी इकोनॉमी की क्या क्या कंडीशंस थी, जो थी मैंने वो बताई, किसी और टीचर ने आपको वो पढ़ाया, वो भी तो वही चीज बताया ना, कि मतलब जो भी पास्ट में हमारा हो चुका है उसमें सभी के व्यू पॉइंट सेम होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि पास्ट में जो भी डिस्क्रिप्शन आप करोगे, पास्ट के इवेंट का जो भी आप डिस्क्रिप्शन करोगे वो सेम ही होता है, ठीक है। देन है मोर न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि वो कहता है नॉर्मेटिव साइंस में ना दिक्कत आती है। जैसे कि मान लो कि मेरा एस्पेक्ट है, सपोज बच्चे को ना स्किल पे फोकस करना चाहिए, कोई मेरी साथ वाली बोलेगी कि नहीं, बच्चे को मतलब अपने सब्जेक्ट में ज्यादा माहिर होना चाहिए। तो सबके पॉइंट्स अलग अलग आ गए ना, क्योंकि उसमें आप डिस्कस कर रहे हैं व्हाट ought to be क्या होना चाहिए। तो जब भी व्हाट ought to be आ जाएगा तो सभी के व्यू पॉइंट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। बट पॉजिटिव साइंस में ज्यादातर न्यूट्रल बिहेवियर ही देखने को मिलता है।
देन है फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज। अब फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज का मतलब है कि जो भी हम थ्योरीज बनाते हैं उसके लिए कौन हेल्प करता है, हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। क्यों हेल्प करती है? क्योंकि इससे हमें कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप पता चलता है। कोज एंड इफेक्ट का मतलब है किसका कारण किसका प्रभाव बना है। जैसे कि प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड कम होगी ना, तो हमें ये कौन बता रहा है? कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप भी ना, एंड कोज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप की बात हम किस में करते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। दोबारा सुन लो, ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा एफिशिएंट है, यूनिफॉर्मिटी है, न्यूट्रलिटी है, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी में भी ये वाली चीज हमारी हेल्पफुल है। ठीक है, अब हम करते हैं नॉर्मेटिव की बात। ठीक है, अब नॉर्मेटिव वाले कहते हैं कि ना जो नॉर्मेटिव साइंस है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप रियल लाइफ में इसको ज्यादा प्रैक्टिकली लगा सकते हो। अब जैसे कि मान लो कोई डेटाबेस चीज है, जैसे सपोज कि आपके टेंथ में सपोज आपके 82% आए, 11th में 84 आए, 12th में मैंने बोल दिया कि आपके इतने परसेंट आने चाहिए। ये किसकी एग्जांपल है? हमारी पॉजिटिव की, क्योंकि वो हमारी डेटाबेस है। अब नॉर्मेटिव में क्या आ गया कि ज्यादा प्रैक्टिकल है। मान लो कि शायद 10th में आप बीमार हो गए थे इसलिए आपके नंबर कम आए हैं, 11th में आप सीरियस नहीं थी इसलिए कम आया। तो मैं जजमेंट नहीं दे सकती ऐसे डेटा के बेस पे ऊपर कंप्लीटली। मतलब कि शायद आपने 12th में ज्यादा मेहनत करी है, शायद आपको 12th में ज्यादा अच्छे टीचर से आप पढ़े हो, ठीक है, तो उस कारण आपके नंबर अच्छे आ गए। तो वो सिर्फ डेटाबेस है कि डेटा के ऊपर ही आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी, पर इसमें हम क्या है कि वैल्यू जजमेंट की बात करते हैं कि क्या पता बच्चे की क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो वो कहता है कि ना if economics is to made more useful and practical, then along with the logic here must be emotions in the event। हाँ, वो कहते हैं कि ना अगर आप कोई ज्यादा अच्छे से लॉजिकली कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स मस्ट डिसाइड व्हाट ought to be and what ought not to be। तो उनको क्या ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए। एज नॉर्मेटिव साइंस इट विल मोर प्रैक्टिकल। ठीक है जी, वो कहता है सेकंड है मोर यूजफुल। वो कहता है कि ये चीज ज्यादा यूजफुल है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इट शुड सजेस्ट वे मीन्स टू प्रमोट इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ मैन। इट कैन बिकम मोर यूजफुल इफ इट्स नॉट लाइट ऑन द लाइट बेयरिंग बट ऑल्सो द फ्रूट बेयरिंग। वो कहता है कि ना इसमें सिर्फ ऐसे नहीं कि आप बातों से काम चला दोगे, आप ये भी, जैसे मैंने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट की ये रीजन है, रीजन तो हमें पता है, अब ये बताओ कि वो कम कैसे होगी। ठीक है, अब उसके इफेक्ट, मतलब आप उसके जेन्युइन रीजंस बताओ, आप उसके जेन्युइन सोल्यूशंस बताओ कि वो चीज एग्जैक्टली हम उसको कवर अप कैसे कर सकते हैं, हम उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिस्ट शुड नॉट मेरली एनालिसिस एंड एग्जामिन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट आल्सो ऑफर सजेशन। वो कहते हैं सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात ना करो, बट साथ साथ क्या है, आप सजेशंस की भी बात करो। ठीक है जी, देन है मोर इकोनॉमिकल। मोर इकोनॉमिक का मतलब है कि ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो एक तो टाइम सेविंग है, मतलब इससे आपका टाइम सेव होता है, क्योंकि इसमें हम क्या है कि ज्यादा टाइम वेस्ट बस बातों पे नहीं करते। अब मान लो मैंने बोल दिया कि जैसे कि इकोनॉमी में क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है, रीजंस तो हमें पता है, एजुकेशन सिस्टम नहीं अच्छा है, ठीक है, एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस है, कारण तो हम सभी को ही पता है। अब कारण थोड़ी हम दोबारा से पढ़ने बैठेंगे, हम तो ये देखेंगे कि उसको खत्म कैसे कर सकते हैं, पॉवर्टी को कैसे खत्म कर सकते हैं, अपना एजुकेशन सिस्टम कैसे खत्म कर सकते हैं, या फिर अपनी स्किल के ऊपर कैसे ध्यान दे सकते हैं। रीजंस तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने पढ़ा हुआ है, ये तो जो नॉर्मल है, अगर किसी ने नई भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है उसको भी पता होता है कि क्या क्या रीजन के कारण बेरोजगारी है। तो कहता है कि ये ज्यादा इकोनॉमिकल है, आपने इसमें सीधा इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, आपको ऑलरेडी चीजें पता है, आपने सीधा इसमें सॉल्यूशंस बताना है कि क्या चीज एग्जैक्टली होनी चाहिए। ठीक है, एंड ये वाली अप्रोच ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच मानी गई है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव साइंस। वो कहते हैं कि नॉर्मेटिव साइंस ज्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि इसमें हम जैसे मान लो वेलफेयर की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो वो हम नॉर्मेटिव में बात करेंगे, पॉजिटिव में बात नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। पहले वीडियो को देखना, उसके बाद इसको बुक में से एक बार पढ़ के देखना, अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मेरे को बता देना। ठीक है, अब अपने डिस्कस कर लिया पॉजिटिव में क्या है, नॉर्मेटिव में क्या है। आपके बुक में अगेंस्ट वाले पॉइंट नहीं है कि क्यों नहीं है, तो आप एक बार अगेंस्ट वाली चीजें मत करना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इकोनॉमिक्स आर्ट्स है या नहीं है। इकोनॉमिक्स आर्ट्स है या फिर नहीं है। अब आर्ट्स का मतलब क्या होता है वो चीज जिसका किसी भी तरह का कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, मतलब कि कोई चीज, जैसे मान लो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, उसको आप रियल लाइफ में एप्लीकेबल करवा के देख सकते हो या फिर नहीं दे सकते, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आर्ट्स बोलते हैं। वो कहता है देयर इज एन कॉन्ट्रोवर्सी अमंग द इकोनॉमिस्ट एज टू वेदर इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट और नॉट। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के अंदर ये कॉन्ट्रोवर्सी चलती है कि इकोनॉमिक्स एक आर्ट है या नहीं है।
अकॉर्डिंग टू वलरास, कॉर्नट एंड रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज नॉट एन आर्ट। वो कहता है कि वलरास, रॉबिन्स एंड कॉर्नट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स आर्ट नहीं है, बट मार्शल पिगू ये मानते हैं कि इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली ए साइंस, कि इकोनॉमिक्स एक साइंस नहीं है बल्कि इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। बिफोर एंटरिंग इनटू फर्दर डिस्कशन इट इज परमानेंट टू नो दैट व्हाट इज एन आर्ट। वो कहता है कि आर्ट में घुसने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्ट होती क्या है। आप ये मत डिसाइड करो कि इकोनॉमिक्स आर्ट है या नहीं है, पहले आप ये बताओ कि आर्ट्स होती क्या है, ठीक है। अब आर्ट्स का मतलब क्या है? आर्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज फॉर अचीविंग द डेफिनेट एंड। आपने जो भी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी हैं उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम क्या बोलते हैं? आर्ट्स बोलते हैं। यही चीज मैंने आपको पहले बता दी कि आर्ट्स क्या है। आर्ट्स किसी भी चीज का क्या है? हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ठीक है जी। अब वो कहता है कि आर्ग्यूमेंट हम देते हैं फेवर में। अब ये वाली आगे चीजें दे रखी है ना, जो जे एंड केन्स ने बोला है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी फॉर आर्ट, ये आप खुद से पढ़ लेना, मैंने मेन आपको बता दिया। अब आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ आर्ट, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम देता है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स इज ओनली लाइट गिविंग बट आल्सो अ फ्रूट बेरिंग, मतलब ये सिर्फ हमें बातें नहीं बताता, ये हमें सॉल्यूशंस भी बताता है। जैसे कि हमें बताता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है हम उसको किस तरह से यूज करें ताकि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो सके, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज्यादा हो सके, है ना। टीआरटीसी अप्रोचेस हमने पढ़ी है, रेवेन्यू की अप्रोचेस हमने पढ़ी है, उसको हम रियल लाइफ में अप्लाई करके देख सकते हैं। रियलिस्टिक सिचुएशन का मतलब है कि रियल लाइफ की सिचुएशन को भी अच्छे से हमें एप्लीकेबल करना दिखाता है। मान लो कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि लगातार जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आप उसको किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी लगा के आप उसको सेट कर सकते हो। ऐसे तो नहीं है जो सिर्फ हमने थ्योरीज पढ़ी है वो हमें कभी यूज नहीं होगी। हाँ, अभी आपको लग रहा होगा कि ये इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, बट जब अगर आप मतलब इस लाइन में जाते हो तो ये यूजफुल है। मान लो कि आपने कोई मैनेजमेंट वाली लाइन में जा रहे हो तो इकोनॉमिस्ट ही काम आते हैं कि कौन सी पॉलिसी लगानी चाहिए, क्या रेट्स चल रहे हैं, तो वो इकोनॉमिस्ट का ही काम है, ठीक है। प्रैक्टिकल बेसिस ऑफ assumption, we can remove the doubt that arise with the regard to the real nature of economic laws by dividing economics into science and art। वो कहते हैं कि ना बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो एक पर्टिकुलर अजम्पशंस पे बेस हैं। इट कैन देयरफॉर कैन बी कंक्लूडेड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन विल वायलेट इकोनॉमिक्स लॉज बट दे वाइल सजेस्ट। हाँ, वो कहता है कि बहुत सारे लॉज ऐसे हैं कि जो हमारे एक पर्टिकुलर अजम्पशंस के ऊपर बेसिस हैं, पर बहुत सारे लॉज ऐसे भी हैं जिसके लिए किसी भी तरह की कोई अजम्पशंस नहीं होती। मेजरली माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादा लॉज ऐसे होते हैं कि जिसके लिए आपको किसी न पर्टिकुलरली अजम्पशंस फॉलो करनी पड़ती है। बट वो कहते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसे भी हैं जिसमें जैसे ट्रेड यूनियन टू एलिमिनेट द कंडीशंस ऑफ लेबर। हाँ, अब वो कहते हैं कि कई चीजें ऐसी भी है जैसे कि आगे आप लेबर की थ्योरी पढ़ोगे, रेंट की थ्योरीज पढ़ोगे, उसमें किसी भी तरह की कोई भी अजम्पशंस की जरूरत नहीं होती, ठीक है। एंड वेरिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज, अगर आप किसी भी तरह की इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो किस में आता है? आर्ट्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल दैट डी वैल्यूएशन प्रमोट एक्सप्लोर, हमने ये चीज पढ़ा कि अगर आप डी वैल्यूएशन कर लेते हो तो उससे क्या है कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। तो है तो ये तो पहले थ्योरी थी ना, उसको अगर आप रियल लाइफ में अप्लाई करके देखोगे तो वो क्या बन गई? आर्ट से बन गई ना, ठीक है जी। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब वो कहता है आर्ट्स क्यों नहीं है? डिफरेंट नेचर ऑफ साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट डिफर इन देयर रिस्पेक्टिव नेचर। इफ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस देन इट कैन नॉट बी आर्ट। वो कहता है कि अगर वो साइंस है तो वो आर्ट नहीं हो सकती, और अगर वो आर्ट है तो वो साइंस भी नहीं हो सकती, ठीक है। अब वो कहता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है कि इकोनॉमिक्स में भी प्रॉब्लम का नेचर अलग अलग हो सकता है। दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिचुएशन, चाहे आपकी कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन है सिचुएशन है, चाहे सोशल सिचुएशन है, चाहे रिलीजियस नेचर है। इट विल नॉट देयरफॉर नॉट पॉसिबल। हाँ, वो कहता है कि हर प्रॉब्लम को आप इकोनॉमिक्स की हेल्प से टैकल नहीं कर सकते। कई बार वो सोशल सोसाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार वो रिलीजन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जैसे मान लो कि आपने ट्रेड इंक्रीज करना है, क्या पता हमारे उनके साथ कोई पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हो, तो आप डिवैल्यूएशन जितना मर्जी कर लो आपका ट्रेड इंक्रीज ही नहीं होगा, है ना। तो हर चीज को आप इकोनॉमिक्स की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते। Uncertainty, if economics is treated as an art then different economists will frame different policies and suggest different measures to solve the diverse economic problems। वो कहता है कि मान लो कोई प्रॉब्लम है तो सभी का डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन होंगे, कोई इकोनॉमिस्ट उसको किस तरह से टैकल करेगा एंड कोई इकोनॉमिस्ट उसको किस तरह से टैकल करेगा। तो आप कैसे बता सकते हो कि ये चीज एक सर्टन है? नहीं है ना। एंड लास्ट है हमारा लैक ऑफ इमीडिएट सोल्यूशन। इमीडिएट सोल्यूशन का मतलब है कि आप इमीडिएटली इकोनॉमिक्स की हेल्प से कोई भी सोल्यूशन नहीं बता सकते।
Economists cannot be made to use to seek immediate solution of economic problem. In the word of J.M. Keynes, the theory of economics does not furnish a body of settled conclusion immediately applicable. Economics आपको वो solution नहीं बताती जो आप immediately उस पे applicable करवा सकते हो. It is a method rather than a doctrine and approaches of mind, technique of thinking which helps its possessors to draw a correct conclusion. ये हमें policies बता देती है, ये हमें एक क्या कहते हैं एक डायरेक्शन दे सकती है जिससे हमें कंक्लूजन या फिर हमें सही सॉल्यूशन मिल जाते हैं, बट हमें ये डायरेक्टली आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन नहीं देती. ठीक है जी. तो इसके कंक्लूजन में आप खुद देखना, पढ़ के देखना कि क्या इसका कंक्लूजन कह रहा है. एंड लास्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की क्या लिमिटेशंस है ये मैंने आपको पहले चैप्टर में करवा दिया था. स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करता है, रियल मैन की बात करता है, एवरेज मैन की बात करता है, जैसे क्रिमिनल्स वगैरह की बात नहीं करता. सोसाइटी सिर्फ सोशल मैन की बात करता है, ओपिनियंस की बात नहीं करता. इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात नहीं करता. तो एक बार आप इसको खुद से पढ़ के देखना. ये चैप्टर डन है. एंड जो लास्ट टॉपिक है ना, इज इकोनॉमिक्स न्यूट्रल एज रिगार्ड एंड्स. एक बार आप इसको छोड़ देना क्योंकि ये बहुत ज्यादा होच पोच सा टॉपिक हो जाएगा. अभी के लिए आप इसको छोड़ दो. सिर्फ आप इसमें से इतना ही करना है, साइंस एंड आर्ट वाला मेन इसमें से वही क्वेश्चन बनता है. और वैसे ये जो यहाँ तक के चैप्टर थोड़े बोरिंग थे, आगे वाले जो चैप्टर है वो बड़े ही इंटरेस्टिंग है. आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी प्लस टू में वो चीजें करी हुई हैं. और जिन बच्चों ने नहीं भी करी हुई, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में ही करवाऊंगी कि आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आप पहली बार इकोनॉमिक्स कर रहे हो. तो यहाँ तक थोड़ा बोरिंग कंसेप्ट था. नेक्स्ट वीडियो से आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर पोस्ट कर पाऊँ. ठीक है, जैसे आपका रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से मैं पोस्ट करूंगी. एंड जो नेक्स्ट चैप्टर से हम थोड़ा इंटरेस्टिंग काम शुरू करेंगे, दैट इज हमारा फेवरेट चैप्टर डिमांड इलास्टिसिटी. ये वाले चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे. एंड अगर आपको इसमें से कोई डाउट हो तो आप मेरे से जब मर्जी कमेंट करके पूछ लेना. तो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स. कमेंट करो, लाइक करो. ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ. एंड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं.